वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज फिर से आपका हमारे चैनल MSIPS फार्मा में आपका स्वागत है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे सेकंड ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जिसका नाम है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के हमने अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कि फार्मेसी एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो फार्मेसी एक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि फार्मेसी एक्ट को बनाने के क्या क्या जरूरत है। तो फार्मेसी एक्ट के कुछ हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसके कुछ लक्ष्य पढ़े थे। तो वो क्या क्या थे कि फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम, कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो हमारा फार्मेसी एजुकेशन का प्रोग्राम है क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि जो प्रैक्टिस है फार्मेसी की ऑल ओवर इंडिया में क्या वो रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड पर्सन ही कर रहे हैं। कोई मतलब ऐसा तो नहीं ना कोई भी हर कोई तीसरा बंदा मेडिकल स्टोर खोल के बैठा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा। तो क्या वो जो प्रैक्टिस है फार्मेसी की वो सिर्फ रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड पर्सन से हो रही है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने उसके बाद बेसिकली अगर देखा जाए तो बात करी कि PCI जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर हमने बात करी थी कि क्या क्या जरूरत है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाना ही क्यों पड़ा। हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को इसलिए बनाया कि जो अनक्वालिफाइड पर्संस और अनरजिस्टर्ड पर्संस काम कर रहे हैं उनका जो काम है वो ठप कर दिया जाए। जो फार्मेसी के प्रोफेशन है, हमारी दवाइयों की सेल है, रेगुलेशन है, क्या वो प्रॉपर एक फ्लो में चल रही है या नहीं चल रही, तो उसके लिए हमने करना पड़ा। तो फिर हमने देखा कि PCI कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी कि हमें 6 टीचर्स चाहिए। पहला स्टैटिस्टिक्स का चाहिए, कोग्नोसी का, फार्माकोलॉजी और फार्माकोलॉजी का। फिर हमने एक फार्मासिस्ट चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 6 बंदे चाहिए। फिर हमने MCI क्या होता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब जैसे हमारा PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी तरह MCI होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर्स का होता है। ठीक है। फिर हमने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स देखे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से होते हैं कि एक्स मतलब जो पहले तो ऑफिस में थे बट अब वो रिटायर हो चुके हैं, एक्स हो चुके हैं, एक्स ऑफिशियो। तो फिर हमने PCI के कुछ फंक्शंस पे भी नजर मारी थी कि फंक्शंस के अंदर नजर मारने की ये था कि एजुकेशन रेगुलेशंस, ER का मतलब होता है एजुकेशन रेगुलेशंस, कि जो पढ़ाई है हमारी क्या वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही। वो था कि अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट और कॉलेज, कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट का अप्रूवल जो है, कभी भी आप देख रहे हो जो फार्मेसी कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वो PCI से अप्रूव्ड होगा। फिर हम लोगों ने देखा फॉरेन क्वालिफिकेशन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम वहां जाके फॉरेन काम करते हैं एज ए फार्मासिस्ट, कुछ वहां से यहाँ आते हैं, तो क्या उनकी जो डिग्रीज हैं वो ओरिजिनल हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, मतलब दे आर क्वालिफाइड, रजिस्टर्ड और नॉट, वो देखा। फिर मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट, फिर हमने एक सेंट्रल रजिस्टर पढ़ा। सेंट्रल रजिस्टर के अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कौन कौन से बंदे हर साल रजिस्टर होते हैं सेंट्रल लेवल पे जाके, मतलब दिल्ली वाले लेवल पे जाके। फिर हमने स्टेट फार्मेसी काउंसिल पढ़ा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जैसे अगर हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब का फार्मेसी काउंसिल स्टेट पंजाब, अगर कोई हरियाणा का है तो वो हरियाणा स्टेट फार्मेसी का हो गया, अगर कोई राजस्थान का है तो वो राजस्थान का हो गया। तो उसकी काउंसिल क्या थी कि 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 5 मेंबर गवर्नमेंट के, एक रिप्रेजेंटेटिव मेडिकल काउंसिल का, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट मतलब कि जो लैब में काम करता है वो, ठीक है। एक्स ऑफिशियो 2 मेंबर्स चाहिए। इसके क्या क्या फंक्शन है स्टेट फार्मेसी के कि मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर मतलब कि हर साल कितने बच्चे पास आउट होते हैं बैचलर और डिप्लोमा इन फार्मेसी विद देयर रजिस्ट्रेशन हर साल, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। एंट्री एंड रिमूवल ऑफ नेम्स फ्रॉम रजिस्टर, कि कई बार एंट्री करना, कई बार हम डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या फाइल रिजेक्ट हो जाती है तो उसका रिमूवल, नेम रिमूव करना, या कोई फॉरेन शिफ्ट होगा तो वहां से उसने ट्रांसफर ले ली तो उसका नेम रिमूव करना, तो रिमूवल ऑफ नेम। प्रिंटिंग एंड पब्लिश द रजिस्टर, मतलब कि रजिस्टर को पब्लिश करना, प्रिंट करना, हर साल ये नए नए बनते रहते हैं। फिर इंस्पेक्शन बाय स्टेट काउंसिल, तो हर साल कोई भी आके स्टेट काउंसिल को चेक कर सकता है कि ये जो आपने रजिस्ट्रेशन हुई है, ये इंसान की जो डिग्री है वो चेक कर सकते हैं, उसके ट्रेनिंग पीरियड सब कुछ चेक कर सकते हैं, मतलब सब कुछ जो उसका वेरिफिकेशन डाटा होगा। तो ये हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमने पढ़ लिया कि जो रजिस्टर्ड है मतलब कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल वो। फिर हमने देखा कि कुछ हमें सजाएं और जो है पेनल्टियां लगी थी कि अगर कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का झूठा दावा करता है कि मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, पहली बार में क्या होगा 500 रुपए की सजा मिलेगी या उससे ज्यादा, और 1000 रुपए तक की और 6 महीने की जो कैद भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शेड्यूल्स। शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन तो
आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, ये आपके 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कभी भी आप इंटरव्यू में जाओगे, कभी भी कोई आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, मेडिकल स्टोर खोलोगे, तो ये क्वेश्चंस तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। तो हम कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले हमें शेड्यूल याद करके जाना पड़ता है। तो शेड्यूल ए क्या है कि कंटेन वेरियस फॉर्म एंड फॉर्मेट ऑफ लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। मतलब कि मेरे को लाइसेंस अप्लाई करना है, जब मैं लाइसेंस अप्लाई करूंगा तो पहले मेरे को लेटर देनी पड़ेगी कि मेरे को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो वो कौन सा शेड्यूल आता है? ए शेड्यूल में आता है। बी के अंदर क्या होता है कि फीस स्ट्रक्चर फॉर द गवर्नमेंट लैब्स, कि जो गवर्नमेंट की लैब है उसके अंदर फीस कितनी है, ठीक है, उसके अंदर आता है, तो शेड्यूल बी के अंदर आता है। सी के अंदर क्या आता है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर रेगुलेशन। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सीरम। सीरम क्या होता है कि जब हम ब्लड में से प्लाज्मा या ऐसा बोल रहा हूं कि ब्लड में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दें। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब खून को जमने वाले पदार्थ, तो उनको अगर माइनस कर दे, हटा दे, तो जो पीछे बचेगा दैट इज कॉल्ड सीरम। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? शेड्यूल सी के अंदर आता है। कभी आपने देखा होगा कभी डेंगू वाले पेशेंट को हम सीरम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं तो सीरम देते हैं, तो ये उसी के अंदर आ गया, ठीक है। विटामिन आ गए। शेड्यूल सी की आगे दो प्रकार है, सी और C1। सी के अंदर क्या आएगा? इंजेक्टेबल फॉर्म, जो इंजेक्शन आती है, जो वैक्सीन आती है हमारी, ठीक है। वैक्सीन जो आती है वो इंजेक्शन फॉर्म में आती है या ओरल ड्रॉप्स में भी आती है, वैसी तरह से, तो वो किसके अंदर आता है? C1 के अंदर। फिर C1 शेड्यूल क्या कहेगा? हमारा नॉन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स। तो सी के अंदर बेसिकली बात करें तो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स है जो हमें टीके के रूप में दिए जाएंगे वैक्सीन। और C1 कौन से हैं? जो हमारे नॉन इंजेक्टेबल है। कभी आपने देखा हो कि छोटे बच्चों को गली में वो आते थे ना गवर्नमेंट या बंदे की पोलियो की वैक्सीन देने, तो वो पोलियो की बूंदे मुंह में डालते थे चार, तो वो किसके अंदर आता है? C1 के अंदर आता है, नॉन इंजेक्टेबल के अंदर आता है। तो हम आगे बेसिकली बात करें तो शेड्यूल डी के अंदर क्या है कि लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एग्जेम्प्टेड, एक होता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड तो होता है जिसके ऊपर मैंने रोक लगा दी, थंबन लगा दिया, ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रोहिबिटेड। एग्जेम्प्टेड होता है कि जिसका हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसका व्यापार हम लोग कर सकते हैं, वो होते हैं एग्जेम्प्टेड। तो वो वाली ड्रग्स जो हम इंपोर्ट करवा सकते हैं वो किसके अंदर आती है? शेड्यूल डी के अंदर आती है। फिर हम बेसिकली आगे अगर बात करें ई के अंदर कौन कौन से कुछ पॉइजन्स, ठीक है। कभी जैसे हम सर्प विष मतलब सांप का जहर, सांप का विष, तो स्नेक वेनम वो किसके अंदर आता है? शेड्यूल ई के अंदर। और पारा, मरकरी, मरकरी जो है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस मेटल है, ठीक है, उसको खुले नहीं रख सकते, तो उसलिए उसको जो शेड्यूल ई वाली ड्रग्स हैं इनको हमें लॉक और की वाली जगह पे रखना पड़ेगा, भी जहां पे हम बहुत सुरक्षित हैं, कोई भी उसको मतलब हर इंसान उसको लॉकर को खोल नहीं सकता। तो इसके अंदर बहुत खतरनाक चीज होती है जो कि पॉइजनस सब्सटेंस रहती है। फिर आता है शेड्यूल एफ। शेड्यूल एफ के अंदर क्या आएगा? ई स्टैंडर्ड फॉर रनिंग ब्लड बैंक। कभी आपने देखा ब्लड बैंक? ब्लड बैंक का मतलब होता है कि कभी आपने देखा है कि खून दान होता है, तो वो जब खून दान करता है तो वो एक जगह पे लेके जाके उसको स्टोर कर देते हैं, दैट स्टोरेज इज कॉल्ड ब्लड बैंक। तो उसको हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। तो शेड्यूल एफ क्या है कि रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग ए ब्लड बैंक। उसके बाद आता है कि शेड्यूल F1। शेड्यूल F1 के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे कि स्टैंडर्ड्स फॉर वैक्सीन, कि हमारी वैक्सीन कैसी है, ठीक है। वैक्सीन होती क्या है पहले तो आपको ये समझाऊंगा। उस बीमारी को करने वाले बैक्टीरिया को या तो डेड कर दिया जाता है, ठीक है, या उस बैक्टीरिया में से बीमारी करने वाले डीएनए को रिमूव कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ए वैक्सीन। तो जितनी भी वैक्सीन है सारे शेड्यूल F1 के अंदर आएगी। फिर अगर हम बेसिकली बात करें F2 के अंदर सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब कैंची वगैरह जो चीजें हमारे पास ऑपरेशन के दौरान यूज करी जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग। फिर आती है F3 के अंदर अम्बिलिकल टेप्स। अम्बिलिकल टेप्स क्या होती है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। फिर आता है FF ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्था मतलब आईज, कि जो हमारे ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस, आई ड्रॉप्स आते हैं, आई ऑइंटमेंट्स आती हैं, वो सारी शेड्यूल F में आ जाती है। फिर अगर हम बेसिकली बात करें शेड्यूल जी की, तो शेड्यूल जी के अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा होता है। कौन सा लिखा होता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि सावधान, ये दवाई आपको पर्ची के बिना, डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं खानी,
dangerous. Take this preparation except under medical supervision prominently. तो मतलब हम ये दवाई जो है वो बिना डॉक्टर की परमिशन के ले नहीं सकते। Schedule H का मतलब क्या? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। कभी भी आपको दो तरह की ड्रग्स होती है, एक होती है ओटीसी ड्रग और एक होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ओटीसी ड्रग होती है जो खांसी जुकाम की दवाई है, किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, मेरे को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, आपको दवाई दे देगा। जो बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलती है वो होती है ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सी होती है? जो हमें सिर्फ डॉक्टर की पर्ची पे ही मिलेगी, मतलब डॉक्टर की पर्ची के बिना हमें वो ड्रग नहीं मिलेगी। फिर शेड्यूल कौन सी आ गई? जे। इसके अंदर कुछ ऐसी डिजीजेस हैं कि जो ठीक नहीं हो सकती उस ड्रग से जो भी मार्केट में, मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग बीमारियां हैं जो जिनका लाइलाज है, जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है, और किसी भी ड्रग से जो अभी मार्केट में प्रेजेंटली है। के अंदर क्या है कि ड्रग की रेगुलेशन करना, कि उसकी जो सेल है क्या वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हो रही है या नहीं, उसको बोलते हैं के ड्रग। एम के अंदर क्या है? जीएमपी। जीएमपी का मतलब होता है, ये फुल फॉर्म 2 नंबर में आ जाती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि जो सरकार ने हिदायतें दी हैं आप लोगों को ड्रग बनाने के लिए, क्या वो हिदायतों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, दिस कॉल्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है कहां बना रहे हो, फैक्ट्री। वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल मतलब कि कई बार आपने देखा ना कि ड्रग का वेस्ट जो आता है वो कहां डिस्पोज करना है, कहां उसको रखना है। फिर आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब होता है कि कौन कौन सी चीजें जो आप यूज करते हो ड्रग को बनाने के लिए, कौन कौन सी मशीन, दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट। फिर शेड्यूल एम के अंदर आता है कि फार्मेसी स्टोर को चलाने की कौन कौन सी रेगुलेशंस है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो वाला आ गया। ओ के अंदर कौन सा आ गया? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कौन से होते हैं कि जो हमारे को डिसइंफेक्ट करे, जैसे कि ये डेटॉल डिसइंफेक्टेंट आता है, लाइजोल आता है, ठीक है, बहुत तरह के फिनाइल आती है, सीधी सी बात लेते हैं फिनाइल के एग्जांपल वो कौन सी है? शेड्यूल ओ वाली ड्रग्स आती हैं। फिर उसके अगर हम बेसिकली नेक्स्ट बात करें शेड्यूल पी। शेड्यूल पी के ऊपर आता है हमारा लाइफ पीरियड ऑफ ए ड्रग। तो लाइफ पीरियड ऑफ ए ड्रग का मतलब क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है क्या उसका लाइफ पीरियड कितना है। कभी आपने देखा लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि ड्रग की एक्सपायरी डेट जो है, ठीक है, जो ड्रग की एक्सपायरी डेट है वो कितनी है, उस ड्रग को कैलकुलेट करना कि उसका लाइफ पीरियड कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, किसके अंदर आता है? शेड्यूल पी। तो पी से पीरियड, पी से शेड्यूल पी याद रखना। फिर नेक्स्ट अगर हम बेसिकली बात करें तो शेड्यूल P1। P1 के अंदर क्या आता है कि रिटेल पैकेजिंग साइज। कभी आपने देखा कि एक टैबलेट और उसको इतने बड़े गत्ते में पैक किया, नहीं, तो वो जितनी टैबलेट होती है उसके हिसाब से पैकेजिंग साइज P1 में आता है। Q के अंदर कौन सी आती है? डाइज। हेयर डाइज भी हो सकती है, ठीक है, और कौन सी डाइज हो सकती है, कई बार ड्रग वाली डाइज भी आती है कि हमें वो लगाना तो हमारे हेयर ठीक हो जाएंगे, या कुछ ऐसे डाइज। फिर कौन कौन सी आती है? पिगमेंट्स इन सोप एंड कॉस्मेटिक। तो जो साबुन हम नहान घर में यूज करते हैं, बाथरूम में साबुन यूज करते हैं, वो वाले कॉस्मेटिक्स, मतलब जो ये हम क्रीम फेशियल वगैरह लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स। फिर आता है शेड्यूल आर। आर का मतलब क्या है? कौन कौन से मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कि कंटेन वेरी रेगुलेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्डम्स एंड अदर मेडिकल मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो इनकी सेल है, इनका यूज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शेड्यूल आर पे आता है। शेड्यूल एस पे आता है हमारे पास बेसिकली कि टॉयलेट प्रिपरेशंस। टॉयलेट प्रिपरेशंस कौन सी होती हैं? मैं याद रखना, सोप, शैम्पूज, ऑयल, मतलब जितने भी टॉयलेट के अंदर प्रिपरेशंस यूज होती है, सोप, शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर, जो भी है एक्सवाइजेड, वो सारा शेड्यूल एस के अंदर आता है। एस से याद रखना सोप, शैम्पू याद रखना। फिर टी। टी के अंदर क्या आता है? कभी आपने देखा आयुर्वेदिक ड्रग्स आती है, सिद्धा, यूनानी, ये पुराने सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ओल्ड सिस्टम, तो वो सारी किसके अंदर आती है? शेड्यूल टी के अंदर आती है। यू के अंदर क्या आता है कि यू के अंदर अगर हम बेसिकली बात करें तो रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है कि हमने उस ड्रग का जो प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना है, रिकॉर्ड कीपिंग। फिर आता है शेड्यूल वी, कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। पेटेंट का मतलब वो होता है कि मैंने कोई नई ड्रग बनाई, उसका मैंने पेटेंट करवा लिया, मतलब उसका जो फॉर्मूला है वो डिस्क्लोज नहीं होगा। मिनिमम पेटेंट जो है वो 20 साल का होता है, मतलब कि वो ड्रग का जो फॉर्मूला है वो डिस्क्लोज तो नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड पेटेंट, ठीक है। किसी भी ऑथर की प्राइवेसी को रखना विदाउट द परमिशन ऑफ ऑथर, किसी भी ऑथर की फॉर्मूला की डिस्कवरी की प्राइवेसी को रखना, कॉन्स्पिरेसी को रखना
किसी के सामने डिस्क्लोज उसको खोलना नहीं विदाउट द परमिशन ऑफ ऑथर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिक्योर्ड है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। फिर डब्ल्यू के अंदर कौन कौन से आते हैं? जेनेरिक ड्रग लिस्ट। जेनेरिक ड्रग लिस्ट मतलब जेनेरिक और फार्मा दो तरह की ड्रग होती है, फर्क कोई भी नहीं है, लोगों को वहम है जेनेरिक और फार्मा में, बस फर्क इतना है कि उसके अंदर जो टैक्सेस का कुछ फर्क होता है, दैट्स कॉल्ड जेनेरिक ड्रग लिस्ट। शेड्यूल एक्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं कि वो सारी की सारी शेड्यूल एच वाली ड्रग्स आती हैं, और कौन कौन सी आती हैं जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स मतलब जो नींद वाली दवाइयां होती है, कभी भी आप देखो नींद वाली दवाइयां लेने जाओगे कोई भी आपको ऐसे नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, वो डायरेक्टली हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉर्ड दिखाना होता है, तो उस बंदे का आधार कार्ड की कॉपी भी ली जाती है, क्यों? क्योंकि वो हमें जाके सीधा वहां दिखाना होता है कि इस बंदे ने इतनी दवाई खाता है, तो वो वहां से वेरीफाई होता है। तो शेड्यूल एक्स के अंदर कौन कौन सी आती है? नार्कोटिक ड्रग, जैसे कि सिकोबार्बिटल और ग्लूटाथियोनाइड सेडेटिव और हिप्नोटिक, मतलब नींद वाली दवाइयां हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई के अंदर कौन कौन सा आता है? क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का आपने नाम सुना हो, कोई भी अगर नई ड्रग बनती है तो पहले उसकी एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करी जाती है, एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करी जाती है, एनिमल्स के बाद उसके ऊपर ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग करी जाती है। तो उस चीज को चेक करने के लिए जो हम ट्रायल्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो उसके अंदर क्या आता है? क्लिनिकल ट्रायल्स का अगर हम बेसिकली बात करें कि ड्रग को मार्केट में लाने से पहले एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के ऊपर टेस्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये जो आपका क्वेश्चन था मेन शेड्यूल्स वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आपने किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो ये सबसे पहले आपको प्रायोरिटी में पूछा जाता है, ड्रग स्टोर खोलोगे तो भी तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए, फिर इसका यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।